कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बात सिर के ऊपर से ही निकल जाती है। एक तरफ तो खबरें आ रही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अरे भाई रॉकेट बनी हुई है, और दूसरी तरफ हमारा रुपया है कि गिरता ही जा रहा है। मतलब ये क्या चक्कर है? ये एक ऐसी पहेली है जिसने बाजार के बड़े बड़े सूरमाओं के भी होश उड़ा दिए हैं। और आज हम सब मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यही तो लाख टके का सवाल है। सोचिए, एक तरफ इतने शानदार इकोनॉमिक आंकड़े हैं और दूसरी तरफ रुपए की कीमत लगातार नीचे जा रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आज इसी विरोधाभास को डिकोड करना है। तो चलिए एक जासूस की तरह इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले सबूतों पर नजर डालते हैं। मतलब देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कागज पर आखिर कितनी मजबूत दिखती है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 7.4%। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के इतनी तेज रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। ये आंकड़ा हमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। तो ग्रोथ के मोर्चे पर तो कोई कमी नहीं है, मामला एकदम फिट लग रहा है। अच्छा, और महंगाई, वो भी देखिए, सिर्फ 1.33% पर। ये तो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही कम है। मतलब रिजर्व बैंक के टारगेट से भी काफी बेहतर। तो समझ लीजिए, इकोनॉमी पूरी तरह से स्थिर और हेल्दी दिख रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? चाहे वो तेज विकास हो, कम महंगाई हो या फिर कंट्रोल में घाटा, हर पैमाने पर अर्थव्यवस्था बिल्कुल शानदार दिख रही है। सब कुछ एकदम चकाचक। और यहीं आकर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। इतने मजबूत फंडामेंटल्स के बावजूद पिछले कुछ महीनों में ही रुपया करीब 6% तक गिर गया है। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर हमारी करेंसी कमजोर क्यों हो रही है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब हमें इकोनॉमी के आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और पैसे के फ्लो को देखना होगा। चलिए मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, कैपिटल फ्लो, यानी पूंजी का प्रवाह। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो देश के अंदर आ रहा है और देश से बाहर जा रहा है। जब इन्वेस्टर्स को भरोसा होता है तो पैसा देश में आता है, इसे इनफ्लो कहते हैं। और जब वो घबराते हैं तो पैसा बाहर चला जाता है, यानी आउटफ्लो। और अब जरा इस पर नजर डालिए, क्या जबरदस्त उलटफेर हुआ है। देखिए, अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच इंडिया में $10 बिलियन से ज्यादा का इनफ्लो हुआ था। मतलब पैसा आया था। और ठीक एक साल बाद उसी पीरियड में लगभग $4 बिलियन देश से बाहर चला गया। मतलब +10 बिलियन से सीधे -4 बिलियन। ये छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक बहुत बड़ा झटका है। और बस यहीं पर असली मुजरिम पकड़ में आता है। रुपए की गिरावट का कारण भारत की आर्थिक कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि देश से बड़ी मात्रा में पैसे का बाहर जाना है। सीधी सी बात है, निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर निवेशक अपना पैसा निकाल क्यों रहे हैं? इस बड़े खेल के पीछे का मकसद क्या है? और इसका जवाब इकोनॉमी में नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में छिपा है। वजहें ये सब हैं। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इतना ही नहीं, रूस से तेल खरीदने और ईरान के साथ व्यापार करने को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है। इसी अनिश्चितता की वजह से निवेशक घबराए हुए हैं और अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, इस सिचुएशन को समझने के लिए 2022 से इसकी तुलना करना बहुत जरूरी है। 2022 में भी रुपया गिरा था, लेकिन तब वजहें ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी थीं, जैसे अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना। लेकिन आज कारण बिल्कुल अलग है। आज की गिरावट जियोपॉलिटिकल प्रेशर और ट्रेड पॉलिसी की वजह से हो रही है। ये एक लाइन बुरी कहानी बयां कर देती है। आज के माहौल में निवेशक किसी देश की आर्थिक ताकत से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर कौन सी चाल चली जा रही है। मतलब अब खेल के नियम ही बदल गए हैं। तो अगर समस्या आर्थिक है ही नहीं, बल्कि भू राजनीतिक है, तो इसका समाधान क्या होगा? जाहिर है, पुराने आर्थिक नुस्खे यहां काम नहीं करने वाले। हमें यह मानना होगा कि इस नई दुनिया में रिजर्व बैंक के जो पारंपरिक हथियार हैं, जैसे मार्केट में डॉलर बेचना, वो अब पूरी तरह से कारगर नहीं है। उनकी भी अपनी एक लिमिट है। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि रुपये को और गिरने दो, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन ये वाला आइडिया यहां काम नहीं करेगा। क्यों? पहली बात, हमारा एक्सपोर्ट खुद इंपोर्टेड सामान पर निर्भर है। दूसरी, अमेरिका के टैरिफ एक्सपोर्ट के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कमजोर रुपया मतलब महंगा पेट्रोल डीजल, जिससे महंगाई फिर से बढ़ सकती है। तो फिर रिजर्व बैंक क्या कर सकता है? देखिए, उनका रोल बहुत जरूरी है,
लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वो रुपए को गिरने से रोक नहीं सकते, पर हाँ, वो ये जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये गिरावट धीरे धीरे हो, ताकि बाजार में कोई अफरा तफरी ना मचे। और यहीं हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। रुपए की समस्या का हल अब सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज में नहीं रहा। ये चुनौती अब इकोनॉमिक मैदान से निकलकर डिप्लोमैटिक मैदान में आ चुकी है। तो फिर आखिरी हल क्या है? देखिए, एक टिकाऊ समाधान तभी निकलेगा जब इंडिया और अमेरिका के बीच डिप्लोमैटिक लेवल पर, यानी कि कूटनीतिक स्तर पर, एक साफ और भरोसेमंद समझौता हो जाए। जब तक ये ट्रेड को लेकर अनिश्चितता का माहौल रहेगा ना, रुपए पर प्रेशर बना ही रहेगा। इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतना है तो रास्ता कूटनीति से होकर ही जाता है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। क्या हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध और डिप्लोमेसी किसी देश की करेंसी को संभालने के लिए ब्याज दरों और इकोनॉमिक पॉलिसी से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं? इस पर सोचना तो बनता है।